7 दिसंबर 1941। ये इतिहास का आखिरी वो दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी के बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़का डोरिस मिलर रोज की तरह ऑफिसर को नाश्ता सर्व कर रहे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले कुछ मिनट में वो एक आम बाबर जिसे अमेरिका का हीरो बनने वाला है। सुबह के ठीक 7:57 पे डोरिस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो शायद कोई सर्विस में सुनना ही नहीं चाहता। वो तुरंत बाहर निकलता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक झपकते ही पूरा बेस पर तो जैसे कोई कयामत टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन चुनकर अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया। ये हमला यूएस के पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था और आज हम जानेंगे कि आखिर जापान ने अमेरिका पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की। डोरिस मिलर नाम का एक बाबर जी को अमेरिका का इतना बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। अर्नब शॉर्ट्स की और एक नया वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज अमेरिका खुलकर बात करता है। बात कुछ यूं थी कि वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पर जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरे साइड पर ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई रोल नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुए नुकसान के वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाले जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। लेकिन एक मुल्क था जो अमेरिका को लगातार परेशान कर रहा था, और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने के वजह से वो अपने आसपास के मुल्क पर कब्जा जमा रहा था। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान ने कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशियन में जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी उसका नजर था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड्स की कॉलोनी और फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी थी, और इन कंट्रीज को जापान के दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे मेन हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकत देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया था। जापान के पास खुद का तेल नहीं था, बल्कि उसकी डिमांड के 80% ऑयल वो अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले उसको चाइना में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। और जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ वो अगर चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती कि हिटलर के सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने उसने घुटने टेक दिया है, और दूसरी तरफ तेल था जिसके बगैर जापान के हाल वैसे ही कमजोर पड़ जाना था। जापान ने फैसला किया कि वो अपनी फौज चाइना से वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर उसने प्लान बनाया कि वो तेल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इंडोनेशिया उस वक्त नीदरलैंड की कॉलोनी थी, और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि सबसे पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। और जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो उसकी जवाब पैसिफिक ओशियन में मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से किया जाएगा। लेकिन क्योंकि जापान के पास अब ऑयल रिजर्व तेजी से खत्म होते जा रहे थे, तो जापानीज मिलिट्री लीडर्स ने फैसला किया कि वो अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज अटैक करके पूरी बेस को ही उड़ा देंगे, ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। जापान ने अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुके थे, जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट था। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना कर दिया गया। और दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स की अंदाजा लगाया जाए तो जिसमें 8 बैटलशिप्स, 59 एंटीक्राफ्ट शिप्स, कई सबमरीन्स और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास काफी फोर्सेस मौजूद थे, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि उनको पहले से ही हमले की इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन जापान ने ये अटैक हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था,
इसीलिए जापानीज कमांडोज ने फैसला किया कि हमले से पहले वो किसी भी वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेगा। जापान से निकलने वाला फोर्स करीब 8000 किलोमीटर के सफर तय करके अब पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर था और यही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट्स को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। और अब सबसे बड़ा हमला होने वाला था जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:57 पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने दो अलग अलग ग्रुप ने पर्ल हार्बर बेस पर अटैक कर दिया। अमेरिकन्स जो इस हमले से बिल्कुल अनजान थे उन पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। जापानीज की पहले ग्रुप ने गोलियों की बारिश कर दी थी। 45 मिनट्स तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करता रहा और फिर वापस चला गया। पहले तो उनको लगा शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बेस को तबाह कर दिया। पूरा 1 घंटा 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा। 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 से ज्यादा प्लेन्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया। इस दौरान अमेरिकन के बैटलशिप में अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर भी थे, जिसका जिक्र वीडियो के स्टार्टिंग में ही किया था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान डोरिस को एक सायरन सुनाई दिया। ये खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वो बाहर आता, एक जापानीज मिसाइल उनकी शिप पर आ लगी, जिसमें शिप के कैप्टन समेत और भी ऑफिसर्स घायल हो गया। डोरिस मिलर ने अकेला ही जख्मियों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया और फिर एंटीक्राफ्ट मशीन गन पर जाकर खुद जापानीज एयरक्राफ्ट पर पलटकर वार किया। उसने बिना किसी ट्रेनिंग के टोटल 6 जापानीज एयरक्राफ्ट गिरा दिए थे, जबकि इस हमले में जापान को भी काफी नुकसान हुआ था। बाद में डोरिस मिलर को नेवी क्रॉस दिया गया। ये अवार्ड नेवी का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। 1 घंटा 15 मिनट हमला करने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट वापस चले गए, लेकिन वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुके थे। वहीं अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल ही नहीं था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और उनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 साल तक अमेरिका ने अपनी नावल बेस को वापस रिस्टोर करने में लगा रहा। 4 महीने बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था। जी हाँ, अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर हमला कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला हमला था, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने रुकना पसंद नहीं किया। अगले 4 साल तक अमेरिका और जापान के बीच लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पल्ला भारी था। जापान अब इस जंग में बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन वो किसी भी सूरत हार मानने को तैयार ही नहीं था और अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही दिया। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8 बज रहे थे। जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फुडरेस्ट एयरक्राफ्ट देखा गया। इस एयरक्राफ्ट ने 4400 किलो वजन का लिटिल बॉय नाम का बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया। एग्जैक्टली 43 सेकंड बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ और सब कुछ व्हाइट हो गया। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ उठा, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया और ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने हिरोशिमा के 80% शहर को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर्स के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अभी वो कुछ समझ ही रहे थे कि 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम गिरा दिया। ये मार्क 3 बम था, जिसका कोड नेम फैटमैन रखा गया था। 4670 किलो वजन का इस बम ने कुछ ही सेकंड्स में पूरे शहर को राख बना दिया। ये वो 2 न्यूक्लियर बम था जो इंसानों पर इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जापान के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा और इसके साथ वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे खतरनाक चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले और एक नया वीडियो के साथ।